हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास एक क्रमबद्ध तरीके से, मैं बार बार क्रमबद्ध बोलने का मतलब मेरा ये है कि एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मदद मिलेगा, उन सारी कंटेंट को मैं आप लोगों को इस ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रस्तुत करते रहता हूं। दोस्तों, यह जो हमारा क्लास नंबर 13वां है, दिस इज द 13th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का यह हमारा क्लास संख्या 13वां है। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग इस क्लास में जो पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश आप क्या समझते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भारत के संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है, इन सारी जानकारी को आज हम लोग इसी क्लास में, जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, उन सारी कंटेंट को हम यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। साथ ही क्लास के लास्ट में लगभग 10 क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन और उसका आंसर भी बताते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है हमारा इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, आप लोग केंद्र शासित प्रदेश से क्या समझते हैं? केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है? अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? जब 1956 के अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उनमें से कितने केंद्र शासित प्रदेश को फिर से पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया, इन सारी जानकारी को आज हम लोग इस क्लास में हासिल करते। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, किसे कहते हैं? तो दोस्तों, केंद्र के प्रत्यक्ष शासन वाला क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र के प्रत्यक्ष, केंद्र के प्रत्यक्ष शासन वाला क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं? तो केंद्र के प्रत्यक्ष शासन वाला क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यानी भारत का वैसा क्षेत्र जहां पे केंद्र सरकार का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन हो, क्या हो? डायरेक्ट शासन हो, उस क्षेत्र को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में क्या है, एक स्टेट और एक क्या है, यूटी। तो स्टेट में क्या है, केंद्र का तो शासन होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक राज्य का खुद का राज्य सरकार होता है। जबकि यूटी में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, जो वहाँ की कानून व्यवस्था जो होता है डायरेक्ट किसके हाथ में होता है? केंद्र सरकार यानी संसद के हाथों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं। आपको मैंने यहाँ पे प्रत्यक्ष का मतलब सीधे तौर पे
ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्या पहले आप जानते थे कि यूटी किसे कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? पता नहीं, आपको पता था कि नहीं? अगर पता था तो टू गुड, नहीं पता था तो आज आपको पता चल गया। ठीक है कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। तो केंद्र के प्रत्येक शासन वाले क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते। तो देखिए, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? बताओ कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ठीक है, तो चलो, जो पहला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, वो है हमारा अंडमान और निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार। देखिए, अंडमान और निकोबार एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग समझेंगे। अंडमान और निकोबार जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका जो सही जवाब है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, इसको बनाया कब गया था? अंडमान निकोबार को यूटी यानी यूनियन टेरिटोरीज कब बनाया गया था? तो दोस्तों, बनाया गया था 1956 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1956 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1956 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था, यानी कौन सा अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो समझते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों, वो कौन सा अधिनियम था जो केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया? तो अधिनियम था दोस्तों 1956 द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। और उस समय दोस्तों, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यह पूछ लिया जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो सही जवाब क्या है? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और कौन कौन थे 6 केंद्र शासित प्रदेश? तो अब हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह। दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका दिल्ली, फिर है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, फिर है दोस्तों आपका लक्काद्वीप। क्या है? लक्काद्वीप, मिनिकॉय, लक्काद्वीप मिनिकॉय और अमिनी देवी। ठीक है, और
भागना नहीं, आराम से क्लास में बने रहना। और क्या है, अमीन देवी, अमीन देवी, ठीक है, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बदबू, लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं, ठीक है। और जो पांचवा जो राज्य है दोस्तों वो है आपका मणिपुर, और जो छठा है वो है आपका त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। देखिए इतना तगड़ा क्लास आप लोगों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए समझना बात को कि केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे दोस्तों, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वो 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप जिसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं, फिर मणिपुर है और फिर त्रिपुरा है। इन 6 केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे कि आपने देखा हिमाचल प्रदेश, तो पहले क्या था, यूटी था। क्या था, यूटी। तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ठीक है। तो यह मिला था दोस्तों 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। कब मिला था, 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और इसको जो यूटी बनाया गया था, इसको किसको, हिमाचल प्रदेश को जो यूटी बनाया गया था दोस्तों, वह बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था। और पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था इसको 25 जनवरी 1971 ईस्वी को मिला था। और यह 18वां राज्य बना था। कौन सा बना था दोस्तों, यह 18वां राज्य बना था। कौन सा बना था, यह 18वां राज्य बना था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को, ठीक है। और किस अधिनियम के द्वारा बना था, तो यह बना था दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के द्वारा। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के द्वारा। अगर यह क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, तो था हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के दौरान, ठीक है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970, ठीक है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, इसी तरह मणिपुर के बारे में पढ़ते कि मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। पहले क्या था, यूटी था। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, बताइए। अगर पता है तो बताइए, और नहीं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। चलो, तो मणिपुर को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और यह 19वां राज्य बना था, यह 19वां राज्य बना था, ठीक है। तो मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। और यह कौन सा राज्य बना था, तो 19वां राज्य बना था। इससे पहले जो था ना दोस्तों, मणिपुर जो था वह ग्रुप सी कैटेगरी का स्टेट था, ग्रुप सी कैटेगरी का स्टेट था, ठीक है। और किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो यह बनाया गया था दोस्तों आपको जो क्या बोलते हैं, एक मिनट, तो मणिपुर को उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है।
उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया। तो मणिपुर को उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इसी के द्वारा भी इसी एक्ट के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा त्रिपुरा को भी, ठीक है, त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो मणिपुर और त्रिपुरा को ना एक ही अधिनियम 1971 के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दिया गया था दोस्तों 21 जनवरी 1972 ईस्वी। कब दिया गया था? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। ठीक है, और यह कौन सा 20वां राज्य बना था? ठीक है, यह जो त्रिपुरा 20वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा कौन सा राज्य बना था? तो यह 20वां राज्य बना था, 20वां राज्य बना था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पक्का सुझाव दो कि आप लोगों का क्लास यह कैसा लग रहा है। मैं अपनी तरीके से भरपूर कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को सही कंटेंट और सही तरीके से पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो त्रिपुरा और मणिपुर को उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को और त्रिपुरा को भी 21 जनवरी 1972 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, चलो, जैसा कि आपको पता है कि 6 पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी वर्तमान में 8 है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस अधिनियम के द्वारा और कब यूटी बनाया गया, इसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, इसको जो दोस्तों बनाया गया था वह 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाया गया। कब? 31 अक्टूबर, सही से लिख देता हूं, 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। और किस अधिनियम द्वारा? अगर अधिनियम की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाया गया। और किस अधिनियम द्वारा? तो 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा यूटी बनाया गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश को कार्यकारी प्रमुख को विभिन्न पद नाम से जाना जाता है। यानी कार्यकारी प्रमुख जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं, उसी तरह यूटी में कौन होते हैं और उसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, उसको किस किस पद नाम से लोग जानते हैं, जैसे कि उपराज्यपाल है, मुख्य आयुक्त है और प्रशासक है। तो प्रशासक कौन कौन से यूटी में होते हैं, उपराज्यपाल कौन कौन से यूटी में होते हैं और मुख्य आयुक्त जो है वो कौन सी यूटी में होते हैं, इन सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे हासिल करते हैं। ठीक है, क्लास में पढ़ने रहना। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के कार्यकारी प्रमुख को विभिन्न पद नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो इसके कार्यकारी प्रमुख को क्या क्या कहा जाता है? तो वो है दोस्तों प्रशासक। क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे तो उप
पाल कहा जाता है, ठीक है। और फिर क्या कहा जाता है, तो मुख्य आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है और मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो जो प्रशासक जो कहा जाता है वह जैसे यहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, लक्षद्वीप में होते हैं, ठीक है। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होते हैं। फिर दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप में जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं उनको प्रशासक कहा जाता है। उपराज्यपाल, ठीक है। तो उपराज्यपाल होते हैं आपके दिल्ली, फिर JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपके होते हैं लद्दाख और फिर होते हैं पुडुचेरी, ठीक है। तो जो दिल्ली, JNK, लद्दाख और पुडुचेरी के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं उनको क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, ठीक है। और जो चंडीगढ़ के कार्यकारी प्रमुख होते हैं उनको मुख्य आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। तो प्रशासक, उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त तीनों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश का आगे लिखो कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के लिए प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कौन करता है, बताओ कौन करता है, आपको बता दिया तो है, आंसर है राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा करता है, तो है 200 अनुच्छेद 239(1) के द्वारा। किसके द्वारा, अनुच्छेद 239(1) के द्वारा राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति करता है। और जो प्रशासक होते हैं वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं। किसके, राष्ट्रपति के एजेंट होता है। समझ में कौन होता है, एजेंट होता है, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। मतलब बात को समझो कि जो राष्ट्रपति है ना, जो किसी राज्यपाल यानी किसी राज्य के राज्यपाल को अगर उसके आसपास में कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके प्रशासक के रूप में उसको नियुक्ति करेगा, लेकिन वह राज्य का रहेगा राज्यपाल और उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या कहलाएगा, प्रशासक कहलाएगा, ठीक है। तो उस राज्यपाल को भी केंद्र शासित प्रदेश का एक ही व्यक्ति को दो जगह काम दिया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, घबराना नहीं, ठीक। इतना तगड़ा क्लास है, घबराना नहीं। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती यानी नजदीक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित
प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएंगे कि जो पंजाब का राज्यपाल है वही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। पंजाब राज्य का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। समझ में आ गया। तो चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है? तो पंजाब का राज्यपाल ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का अस्तित्व है। ठीक है, यानी केंद्र शासित विधानसभा समझते हैं। विधानसभा जैसे कि आप जानते हैं कि राज्य में जो एमएलए का चुनाव होता है ना, वो विधानसभा होता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है। पुडुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का अस्तित्व है? तो 3 है। कौन कौन सा है? पुडुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का अस्तित्व है। विधानसभा का अस्तित्व है। ठीक है, गलत लिखा गया ना, एक मिनट। गलत कुछ होता है ना तो पता चल जाता है, आप लोगों को भी पता चलता होगा। ठीक है, अस्तित्व है। तो कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो वो है आपके दिल्ली, फिर है आपके पुडुचेरी और फिर है आपके जम्मू कश्मीर। इसमें क्या है? विधानसभा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन कानून बना सकता है? तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार यानी संसद बना सकता है। ठीक है, संसद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय की स्थापना कौन सा कर सकता है? तो संसद कर सकता है, अनुच्छेद 241 के द्वारा। ठीक है, आगे लिख लेना कि संसद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कौन कर सकती है? तो वह संसद कर सकती है। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 241 के द्वारा। तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? तो वह संसद कर सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 241 के द्वारा। ठीक है, लिखते चलते हो ना, लिखते चलना और समझते चलना। ठीक है,
चलो अब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश के उसका उच्च न्यायालय कहाँ है, किस राज्य पे वो निर्भर है, उसका उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ है। ठीक है, उन सारी चीज़ को यहाँ पे मैं लिखकर आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैं आपको लिख के चलता हूँ, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इसका जो प्रशासक होता है वह कौन है, इसका प्रशासक होता है उपराज्यपाल। कौन है, उपराज्यपाल। इसका प्रशासक कौन होता है, उपराज्यपाल। और इसका हाई कोर्ट कहाँ है, तो कोलकाता। कहाँ है, कोलकाता। जो वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है ना कोलकाता, वहाँ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या बोलते हैं, प्रशासक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ के प्रशासक बोलते हैं। ठीक है, और इसका हाई कोर्ट कहाँ है, तो पंजाब हाई कोर्ट का इसका भी हाई कोर्ट है। ठीक है, अब है दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इसका कौन होता है, तो इसका भी प्रशासक होता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो इसका होता है प्रशासक। और इसका हाई कोर्ट कहाँ है, तो बॉम्बे। कहाँ है, बॉम्बे। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली है, इसका जो कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं, तो उपराज्यपाल। उपराज्यपाल। ठीक है, और इसका हाई कोर्ट का है, तो दिल्ली में ही है, इसका खुद का है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, पुडु लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप में कौन होते हैं, प्रशासक होते हैं। और यहाँ इसका हाई कोर्ट का है, तो केरल। क्या है, केरल। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद कौन सा है, तो लक्षद्वीप के बाद है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में कौन है, उपराज्यपाल। ठीक है, और इसका हाई कोर्ट का है, तो मद्रास। ठीक है, तमिलनाडु का ही पुराना नाम क्या था, मद्रास। फिर है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, दोनों जगह उपराज्यपाल ही होते हैं, दोनों के श्रीनगर ही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पे होते हैं उपराज्यपाल। और इसका हाई कोर्ट कहाँ है, तो श्रीनगर है। कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है, तो श्रीनगर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते हैं कि आप लोगों को कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, बताइए। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, बताओ। वह है लद्दाख। कौन है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा किस में, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखो।
क्वेश्चन रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो लद्दाख है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक किसके लिए होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। किसके लिए होता है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो वो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए। किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश के लिए। किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक किसके लिए होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को मिनी भारत कहा जाता है? बताओ, किस केंद्र शासित प्रदेश को मिनी भारत कहा जाता है? किस केंद्र शासित प्रदेश को मिनी भारत कहा जाता है? किस केंद्र शासित प्रदेश को मिनी भारत कहा जाता है? क्या आपको पहले पता था? पता नहीं। पुडुचेरी को मिनी भारत कहा जाता है। ठीक है, पुडुचेरी को क्या कहा जाता है? तो मिनी भारत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? बताओ कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो है अनुच्छेद 239। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? बताओ। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239। ठीक, अनुच्छेद 239। आगे बढ़ते हैं कि 2019 में पुनर्गठन अधिनियम के बाद कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया? यानी 2019 में पुनर्गठन अधिनियम के बाद कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? इसका तो आप लोग जानते होंगे। देखते हैं कि जवाब देते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है कि 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद पुनर्गठन अधिनियम के बाद कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया? अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब है, बताओ। सही जवाब बता सकते हो तो बताओ। वो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया? तो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को समझो। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? कौन सा केंद्र
शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? बताओ कौन सा है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बाबू। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी जगह का एक ही लोग करता है, बताओ। एक ही लोग करते। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताओ? कौन करता है? तो है राष्ट्रपति। सिर्फ दिल्ली के नहीं, सभी जगह के। ठीक है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रशासक को राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। लेकिन क्वेश्चन घुमा के सिर्फ पूछ ले कि दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है बताओ? ये मैं आपको पहले भी बताया हूँ। ठीक है, यह केवल संसद के पास, ठीक है। तो आज तक को हमारा जो क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहना, खुश रहना और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहना। ठीक है, चलो बाय।